हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशंस। हम कर रहे हैं बच्चों हमारी सीरीज जिसका नाम है न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज। मतलब कि सर जो भी न्यूज़ होती है हमारी उसको हम मार्क्स में कैसे कन्वर्ट कर सके, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, यहाँ सीखते हैं। हमारी करंट की दो सीरीज चलती है, एक है आपकी न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज और दूसरी है हमारी इजी एक्सप्लेनर सीरीज, जिसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिनका रुख आपकी जीए की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो लेट्स नॉट फर्दर गेटिंग वेस्टेड योर टाइम, अब शुरू करते हैं अपन बच्चों यहाँ पे अपनी सीरीज का पहला पार्ट। तो इस बार का हमारा जो टॉपिक है पहला है रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस। मतलब कि यहाँ पे नीति आयोग ने जो है बायो इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की एक नई इकोनॉमी बनाने के लिए एक रोड मैप, मतलब कि एक क्या है आपकी रणनीति तैयार की है, कब तक के लिए, 2035 तक के लिए। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीति आयोग ने हाल में ही क्या किया है बच्चों, ठीक है, 2035 तक भारत को एक प्रमुख बायो इकोनॉमी पावर हाउस बनाने के लिए रोड मैप क्या किया है, घोषित किया है। ये रोड मैप, ठीक है, 2035 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 बायोटेक्नोलॉजी ताकतों में से एक बनाने के लिए विस्तृत रणनीति को क्या करती है, पेश करती है। चलिए देखते हैं बच्चों इसके अंदर ज्यादा। तो देखो पहली चीज तो याद रखिए सर, बायो इकोनॉमी का रोड मैप किसने बनाया सर, वो नीति आयोग ने बनाया, ठीक है, कब तक के लिए, 2035 के लिए। और आने वाली चीज क्या हो जाती है हमारे पास, आने वाली चीज ये हो जाती है कि सर इसको 2035 तक बायो इकोनॉमी का हब बनाना है, किसमें, शीर्ष 3 पूरी दुनिया में टॉप 3 के अंदर हमको इसको लेकर आना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं इंडिया की बायो इकोनॉमी की, तो इंडिया की बायो इकोनॉमी का मतलब होता है जैव इकोनॉमी। जैविक इकोनॉमी का मतलब होता है कि सर ऐसी कोई भी चीज जो हम जो है जैविक उत्पादों से जो है उत्सर्जन करते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है मेरा बायो सिमिलर्स, ठीक है, एक क्या होता है मेरा एक होता है बायो सिमिलर्स और एक होता है मेरा बायोलॉजिक्स। तो बायोलॉजिक्स क्या होता है बच्चों, बायोलॉजिक का मतलब होता है कि सर पादप कोशिकाएं हो गई, ठीक है, जो है यहाँ पे, इसके अलावा जो जो हमारे पौधों में होती है, जानवरों के अंदर जो हमारे लवण पदार्थ होते हैं, इन सब से उत्पादित जितनी भी दवाइयां या जो भी पोषण तत्व जो बनते हैं हमारे लिए, उनको कहते हैं बायोलॉजिक्स, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि सर उन बायोलॉजिक्स को जिनमें सर हम जो है रियल पेड़ पौधे जानवरों के अपशिष्ट, ठीक है, जितनी भी चीजों से हम क्या बनाते हैं, ठीक है, दवाइयां या कुछ भी जैविक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बायोलॉजिक्स। और सर उन्हीं सेम चीजों को अगर मैं जानवरों या पेड़ पौधों को ना यूज करके सिंथेटिकली, ठीक है, उसमें जो तत्व रहते हैं उसको लैब के अंदर डेवलप कर दूं, तो उसको कहा जाता है बच्चों बायो सिमिलर्स, ठीक है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर भी रहते हैं कि सर मैं क्या करूं, जैविक चीजों से फर्टिलाइजर बनाऊं, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमी क्या होती है, एक बड़े स्तर पर रहती है, और इसी इकोनॉमी को और बड़ा बनाने के लिए, मतलब भारत वर्ल्ड में थर्ड स्टेज पे लाने के लिए इस रणनीति को तैयार किया गया है। अब देखो कैसे ग्रो कर रही है, अब देखते हैं कि सर इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ना, वो सर 2014 में कितनी थी, 10 बिलियन डॉलर्स की थी। कितनी की थी, 10 बिलियन डॉलर्स की। और 2025 आते आते कितनी हो गई सर, लगभग 200 बिलियन डॉलर, मतलब कि 195.3 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है ये। मतलब कि भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत, 4.8%। भारत की जीडीपी का कितना परसेंट बच्चों, 4.8%। अब बोल रहे हैं हम कि ये जो 2035 है उस तक इसको कितनी बना देंगे सर, लगभग 700 बिलियन, मतलब कि 691 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना देंगे। और हमारा जो 2047 का लक्ष्य है, ठीक है, उस तक कितनी बन जाएगी, 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स की। मतलब कि लगभग जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो हम अभी टारगेट रखते हैं। तो सोचो आप 2.6 ट्रिलियन का तो हम इसको बना रहे हैं। मतलब कि आने वाले जो टाइम पे, आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट एक साबित हो सकता है। जब इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है तो लगभग मैं क्या करूंगा कि सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए मुझे एक विशिष्ट रूप से एक स्पेशल रणनीति चाहिए होगी, और इसी रणनीति को किसने तैयार किया है, नीति आयोग ने। चलिए अब बच्चों देखो, 30 मिलियन प्लस हाई वैल्यू जॉब्स, मतलब कि 30 लाख से अधिक जो है अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां यहां पे इससे तैयार होंगी। इंडिया क्या बन जाएगा, इंडिया जो है सर वैश्विक स्तर पर बायोटेक इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का क्या बन जाएगा, हब बन जाएगा। मतलब कि जो है सर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा कहां होगा, इंडिया के अंदर होगा। फिर इसके अलावा हमने इसमें जो है सर बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड, मतलब कि जो हमारी रणनीति है, इसके लिए हमने ग्रोथ फंड बनाया, इसके लिए विकास के लिए जो है कोष बनाया है, वो कितने का है, 50,000 करोड़ का, ठीक है। फिर बोल रहा है कि और क्या काम करेगा सर, इट ब्रिजेस वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ का क्या मतलब होता है कि सर मेरे पास एक आइडिया है,
ठीक है, वो आइडिया को मैं लैब तक भी ले आया, कहां तक ले आया, लैब तक ले आया, लेकिन सर अब क्या है, उसको लैब से मार्केट में लाने के लिए मतलब कि सर ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैजिक पेन बना दिया ये, ठीक है, इस मैजिक पेन को अगर मैं हवा में भी घुमाऊं तो इसकी शाही रुक सकती है, तो सर मैंने इसको है ना मेरे स्तर पे लैब तक भी टेस्ट कर दिया, लेकिन अगर मुझे इसको वाणिज्यिक रूप में लाना है, कमर्शियल यूज में लाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे सरकार का सपोर्ट, इसके अलावा मुझे जो है शोध व अनुसंधान और करना पड़ेगा, इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग के बाद इसको मुझे उत्पादन बड़े स्तर पर करना होगा, उसके बाद इसका वितरण, वितरण के अलावा इसका विपणन, यानी कि मतलब सर लैब से आपके घर तक, आपके हाथों में पहुंचने तक इसमें बहुत सारी चीज लगेगी, और जब वो चीज नहीं हो पाती तो उस आइडिया को कहां रख देते हैं अपन, वैली ऑफ डेथ के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वैली ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है सर, कि गैप किसके बीच में, लैब और मार्केट के बीच का गैप। ठीक है, चलो इसके बाद बोला है सपोर्ट्स वीजीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस बायोटेक सेक्टर। वीजीएफ का मतलब होता है बच्चों वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है कि सर आपने बताया मुझे वैल्यू ऑफ डेथ, ठीक है, अब वैल्यू ऑफ डेथ से निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है भाई, सर लैब से मार्केट तक आने के लिए मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें हैं, आपके हाथ तक ये पेन पहुंचने में बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां तक लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चीजों की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो जब सरकार आके किसी जो है उत्पादक को समर्थन देती है कि ठीक है हमें आपका आइडिया अच्छा लगता है, भविष्य में ये बहुत कारगर साबित हो सकता है, अगर इसके लिए आपको किसी फंड्स की या फिर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की जरूरत है तो वो हम पे आपको देंगे, उसी को कहा जाता है बच्चों हमारा वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि वीजीएफ। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर बायोमैक्चरिंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर पीएलआई स्कीम पढ़ा था, क्या है सर, कि अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो तो उसको उत्पादन में वृद्धि के लिए अगर आपको कुछ अधिक जो है सहायता, वित्तीय सहायता हो गई, टैक्स के अंदर छूट हो गई, सब्सिडी हो गई, ऋण के अंदर जो है थोड़ी बहुत मैंने ब्याज माफी कर दी, इस तरह के कोई ना कोई मैं आपको क्या देता रहूं, इंसेंटिव देता रहूं, तो उसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इसके अंदर काम क्या होगा। चलिए आगे, सर ये बता ही दिया था मैंने 50,000 करोड़ का बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड बना है, 30 मिलियन से ज्यादा जॉब तैयार होगी, 4.8% शेयर है किसमें, 2025 की बायो इकोनॉमी का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ना अभी जो है भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय लेवल पे बायो मिशन चल रहे हैं, जिसके अंदर ये 6 सारे के सारे आपके सामने रखे हैं। तो पहला आ जाता है बच्चों हमारा जीन इंडिया। जीन इंडिया किसके लिए है सर, जीन इंडिया होता है जो जेनेटिक्स रहते हैं, कोई बहुत सारी बीमारियां रहती है ना जो वंशानुगत रहती है, जेनेटिक्स रहती है, ठीक है, और सिर्फ बीमारी के इंसानों में होती है नहीं सर, जानवरों में भी होती है, पौधों में भी होती है, तो उनके लिए हमारे पास एक चीज रहती है जीन एडिटिंग, और जीन एडिटिंग के थ्रू जो है हम जीन के जो जेनेटिक्स रहते हैं आपके, या जो आपके सेल्स रहते हैं, इनको मॉडिफाई करके आपकी बीमारियों को टारगेट कर सकते हैं। तो जीन इंडिया किस पे करता है सर, जीन या सेल थेरेपी पे काम करता है। इसके अलावा आपकी जीन्स या आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी दवाइयां आप पे पर्याप्त रहेंगी जहां पे आपको नुकसान ना हो और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके, उसको कहते हैं आपकी प्रिसीजन मेडिसिन। चलिए एग्री बायो 2.0 मतलब कि सर मैंने कहा कि सर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे जो है कीड़े वीड़े जल्दी लगते हैं, खरपतवार उनके आसपास जल्दी उठती है, तो उनके अंदर इतनी उत्पादकता नहीं हो पाती। उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या बढ़ते जलवायु परिवर्तन के अनुरूप किसी फसल को विकसित करने के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया है सर, एग्री बायो 2। ठीक है, यहां तक चलिए सर ये दोनों तो सीधे पता पड़ रहा है, जीन इंडिया किसके लिए, जीन या फिर सेल थेरेपी के लिए, एग्री बायो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा सर, फसलों के लिए। ठीक है, और इन्हीं फसलों को प्रमोट करने के लिए बायो फर्टिलाइजर भी हमारे पास है। देन इसके अलावा पूछ रहा है बायो एक्स फाउंड्री। ठीक है, बायो एक्स फाउंड्री का मतलब होता है क्या करना है कि सर जो मैं एक एक तो मेरे पास जो है ना फर्टिलाइजर को या फिर जो हमारे बायोलॉजिकल उत्पाद होते हैं वो या तो मैं नेचर से ले लूं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्लड चाहिए या ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, एक मैं सर उसी चीज को कहा लैब के अंदर तैयार करूं, उसी लैब के जो उत्पाद है उनको वाणिज्यिक स्तर पर बढ़ाने के लिए क्या है हमारे पास, बायो एक्स फाउंड्री। क्लियर हुआ। देन इसके अलावा यार मेरे पास वन हेल्थ ग्रिड। वन हेल्थ ग्रिड का मतलब है जितने भी अस्पताल हैं उन सभी को जो है एक ही ग्रिड से जोड़ना, ताकि जो पर्याप्त इलाज और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अंदर क्या हो सके और बेहतर विकास हो सके। क्लियर है बच्चों, तो यहां देखोगे आप डिजीज सर्विलेंस मतलब कि सर मैं पूरा हॉस्पिटल के अंदर पता लगा सकता हूं, जैसे कोविड के पेशेंट कितने हैं तो इसका पता लगा सकता हूं। जैसे अभी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बुंडी बुग्यो वायरस के बारे में बताया था। ठीक है, तो कमेंट में बताओ मेरे को कि बुंडी बुग्यो वायरस जो है किस मेन स्ट्रीम डिजीज का क्या है, स्ट्रेन है, या बताओगे तो उसका पता कैसे चलता है सर, ग्रिड कनेक्टिविटी से। इसके बाद बोल रहा है एएमआर मॉनिटरिंग, इसको बोला जाता है बच्चों एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब मान लीजिए कुछ लोग आपने देखे होंगे ना कि मान लीजिए अगर मुझे हल्का सा भी सर दर्द हो रहा है तो मैं
फटाक से क्या ले लूं, सर दर्द की दवाई ले लूं। अब मैं अगर लगातार 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 उस दवाई को लेने जाऊंगा ना, तो मेरे बॉडी के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा, मेरी बॉडी इतनी अडेप्ट हो जाएगी कि अब उस दवाई को लेने से भी मेरे पे इतना पर्याप्त असर नहीं होगा। जैसे टीबी के अंदर होता है, ठीक है, टीबी होती है हमारी, एमआर टीबी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों के, जो नॉर्मल किसी इंसान को टीबी की दवाई दोगे तो वो उसको असर कर जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दोबारा टीबी हो जाता है और जो दवाई चल रही है अभी वो दवाई से उनको कोई असर नहीं होता, तो इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इस चीज के लिए भी क्या है, हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसके तहत, वन हेल्थ ग्रिड के तहत। फिर आ रहा है मरीन बायोटेक्नोलॉजी मिशन। मरीन का तो आपको पता है, समुद्री जल संसाधनों की बात हो रही है, तो किस पे बोलेगा सर, सीवीड। ठीक है, सीवीड क्या है बच्चों, सीवीड हमारी एक तरह की घास होती है जिसको जो है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, मरीन बायो प्रोडक्ट्स, जो सर मरीन में मिलने वाले जो जैविक जैविक उत्पाद है उनको प्रमोट करने के लिए क्या है हमारे पास, मरीन बायोटेक्नोलॉजी विषय। फिर एक बचता है मेरे पास बायोफार्मा, बायोफार्मा नेक्स्ट, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और एआई ड्रग डिस्कवरी। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। अब बचता क्या है, एआई ड्रग डिलीवरी, मतलब कि सर मैं एआई के आधार पर यह तय कर सकूं कि किसको कितने प्रकार के ड्रग्स और किसको किस मात्रा में ड्रग्स देने पड़े, तो उसकी भी डेवलपमेंट कहाँ आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास यहाँ पे हो रही है। चलिए बच्चों, ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, 5 नए बायोनोवेशन क्लस्टर्स लेकर आएंगे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है, मिशन से उसको कनेक्ट करेंगे। सर बायोटेक्नोलॉजी है ना, तो बायोटेक तो का मतलब हुआ सर टेक्नोलॉजी तो रहेगी, तो हम क्या ऐसे क्लस्टर बनाएंगे, मतलब शाखाएं बनाएंगे 5 नई, जिसके अंदर जो है नवाचार जितना हो सके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उतना प्रमोट हो, और उसको क्या है, भारत का जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, मतलब जो सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड है हमारे पास 29 कॉलेजेस के अंदर, उन सबको उसके साथ कनेक्ट किया जाए ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नवाचार प्रमोट हो सके। तो ये चीज है। वैल्यू ऑफ डेथ का मतलब बताया था मैंने आपको किसके बीच में, कि सर रिसर्च, मतलब कि कोई आइडिया आया है उस पर मैं कोई शोध कर रहा हूं, उस शोध से वो मार्केट में वो चीज कहां तक पहुंचेगी, उस चीज को क्या कहा जाता है आपको, उसके बीच में अगर कोई गैप रहता है तो क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ डेथ। वीजीएफ, वीजीएफ का मतलब होता है सर गवर्नमेंट सपोर्ट टू मेक प्रोजेक्ट्स वायबल, मतलब कि सर मैंने कहा था ये गैप को भरने के लिए क्या यूज करती है सरकार, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, प्रोडक्शन यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कि भारत की बायो इकोनॉमी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पूछ रहा, भारत की बायो इकोनॉमी का लक्ष्य 2047 तक 2.6 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। बिल्कुल सही सर, मैंने बताया था ट्रिलियन में ही पहुंच रहे अपन कहां तक, 2047 तक। ठीक है, बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड, मतलब कि सर बायो इकोनॉमी का जो विकास कोष है 2025-26 से 35 तक का कुल आकार कितना है, 50,000 करोड़ है। बिल्कुल सही सर। फिर अब पूछ रहा है कि सर जीन इंडिया, ठीक है, जीन इंडिया मिशन का उद्देश्य समुद्री जैव उत्पादों का विकास करना। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसका विकास कर रहा है सर, समुद्री जैव उत्पादों की जगह किसका विकास कर रहा है सर, ये विकास करेगा जीन या फिर सेल थेरेपी का, जीन या सेल थेरेपी का, इसके अलावा ठीक है इसका विकास कर रहा है ये। अब देखो इसके अलावा क्या है, अगर सर यही उद्देश्य समुद्र जैविक उत्पादों की बात हो रही है, तो ये है सर मेरा कौन सा मिशन है सर, ये वाला मिशन है मेरा सर मरीन बायोटेक्नोलॉजी मिशन। क्लियर है। देन इसके अलावा पूछ रहा है वन हेल्थ ग्रिड का संबंध संक्रामक रोगों की निगरानी सर्वेलेंस, बिल्कुल सही, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से है। मैंने बताया आपको दोनों क्या चीज होती है, बिल्कुल सही है सर। तो थर्ड मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है, तो सर तीसरा गलत है, बाकी 3 सही है। क्या हो जाता है मेरा, केवल 1, 2 और 4 सही है। चलिए बच्चों, फिर एक और इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि सर संविधान का कौन सा संशोधन बिल, 131वां 130वां जो है हमारा संविधान का संशोधित बिल है, उसके बारे में अभी न्यूज में था। देखो क्या है कि संविधान का 130वां संशोधन विधेयक जांच कर रही संयुक्त संसदीय कमेटी, मतलब कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी 5 सिफारिशों में से 2 पर मतदान पूरा करने के बाद अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को अपनाने का काम क्या कर दिया है, टाल दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये बहुत ज्यादा विवादित है, इसको इसलिए टाला गया है, टालने के बाद क्या है कि उसके अंदर सर जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बाद जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है उस पर काफी बात बन के आ रही है। अब देखिए है क्या, ये देख लेते हैं। ठीक है, काम की बात क्या है सर, 130वां संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, चलिए इसको क्या कर दिया गया सर, टाल दिया, थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दिया है, किसने किसके द्वारा सर, संयुक्त संसदीय
समिति के द्वारा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब कि संयुक्त संसदीय कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, एग्जामिन किया जा रहा था, जो है यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा था किसका, 130वें संविधान संशोधन के बिल का। और इसको क्या कर दिया है अभी जो है पार्शियल वोटिंग के तहत इसको टाल दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सर ऐसे व्यक्तियों को हाई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट मतलब कि उच्च संवैधानिक जो पोस्ट होती है हमारी उस पर बने रहने से रोकना जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में एक्सटेंडेड डिटेंशन में हो। मतलब कि सर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा जो है सीरियस गुनाह किया हो और उसके बाद वो किस में हो, एक्सटेंडेड डिटेंशन। एक्सटेंडेड डिटेंशन का मतलब है बच्चों वो जेल के अंदर हो। ठीक है, अब देखो इसका की प्रोविजन मतलब कहां कहां ये लागू हुआ। तो पहली बात है सर केंद्र सरकार पे लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इसके अलावा राज्य सरकारों पर लागू होगा ये। ठीक है, राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली, और सेपरेट प्रोविजन फॉर पौंडीचेरी एंड जम्मू और कश्मीर। इन सब की सब पे यहाँ पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे नगर निकाय हैं, पंचायती राज है, उन पे ये लागू अभी नहीं होगा। ठीक है, ग्राउंड फॉर रिवॉल्व मतलब हटाने के लिए जो ग्राउंड चाहिए, वैधता प्रूफ करने के लिए जो ग्राउंड चाहिए कि आपको इस इल्जाम पे हटाया जा रहा है वो क्या है, ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो। ठीक है, या फिर आप जो है लगातार 30 दिन तक किस में रहे हो, जेल में रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई अपराध जिसके अंदर 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा हो और आप 30 दिन से ज्यादा किस पे रहे हो, जेल के अंदर रहे हो लगातार। ठीक है, तो उस पे आपको हटाया जा सकता है, उस बिहाफ पे आपको हटाया जा सकता है। अब हटाने का तरीका क्या है, सर जो केंद्रीय मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर है हमारे, उनको किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किसकी एडवाइस पे, उस प्रधानमंत्री के एडवाइस पे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे राज्य के मंत्री हैं उनको किसके द्वारा हटाया जाएगा, सर गवर्नर साहब के द्वारा हटाया जाएगा। किसकी एडवाइस पे, मुख्यमंत्री की एडवाइस पे। ठीक है, और अगर एक्शन एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया है, प्रेसिडेंट को कोई सुझाव नहीं दिया, या फिर यहाँ पे ना मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नर साहब को कोई सुझाव नहीं दिया, कोई भी उसके अंदर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो अपने आप 31वें दिन उनकी जो सदस्यता है वो हट जाएगी। ठीक है, वापस से उस पोस्ट पे नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, और यहां पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए क्या प्रोविजन है कि सर अगर 30 दिन की जेल के बाद अगर उनके लिए क्या है, रिजाइन करना क्या है, आवश्यक है। 30 दिन अगर लगातार वो जेल में रह रहे हैं, लगातार, ये ध्यान रखना, लगातार 30 दिन, एक साथ नहीं है, क्या है, लगातार 30 दिन। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि लगातार 30 दिन रहना चाहिए, 5 दिन रह के आ गए फिर बेल मिल गई तो वो उसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, लगातार 30 दिन अगर जेल में रह रहे हैं तो 31वें दिन उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनकी भी जो सदस्यता है जो है यहाँ पे जिस भी सदन में वो बैठ रहे हैं उस सदन को हम हटा देंगे। क्लियर हुआ। अब देखो इसके बारे में क्या है, सर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स। अब मान लो जैसे कोई लगातार 30 दिन से जेल में है, सर मान लो उसका फैसला ही नहीं हुआ, जुडिशरी पे, हमारी जो न्यायपालिका है उस पर ऑलरेडी इतना सारा बर्डन है। ठीक है, अगर उसका कोई फैसला भी नहीं होता, उसको सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन लगातार 30 दिन से जेल में है, तो क्या हो सकती है उसको, सर उसकी तो सदस्यता जा सकती है। तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, देन इसके अलावा सर इसके अंदर देखोगे आप कि यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर प्रॉब्लम है। फिर देन उसके अलावा थ्रेट टू सेपरेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने मंत्रियों को या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अच्छी पोस्ट में बैठा है जिसको वो पसंद नहीं करते, उसका डाइवर्जन क्या है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, जुडिशरी अलग लड़ने लगेगी, मतलब कि न्यायपालिका अलग लड़ने लगेगी, विधान पालिका अलग लड़ने लगेगी और कार्यपालिका अपने काम में अलग लड़ने लगेगी। तो इसके चक्करों में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो अलग अलग चीजें हैं वो सारी एक जगह हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सेपरेशन ऑफ पावर को भी इसमें खतरा है। ठीक है, फिर यहाँ पे फेडरलिज्म, मतलब कि सर यहाँ पे क्या है, संघवाद को बहुत बड़ी दिक्कत है कि इस वजह से क्या होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो बननी चाहिए, ठीक है, जो संघवाद चलना चाहिए, दोनों आपस में जनता के विकास के लिए काम करें मिलकर, उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर खतरा है। फिर वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब कि सर जो है रूल ऑफ लॉ जो होता है उसका वायलेशन है। मतलब कि सर अरेस्ट होने का ये मतलब थोड़ा ना होता है कि वो गुनाही है, ठीक है, वो गुनहगार ही है, ये तो मतलब हुआ ही नहीं कि सर अरेस्ट का मतलब गिल्ट नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको पता भी है बहुत सारे ऐसे गलत इल्जाम के अंदर किसी को जेल डाल दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, अरे सर वो कानूनी प्रक्रिया है लेकिन अभी तक उसको कोर्ट के द्वारा क्या हुआ है, उसको जो है दोषी नहीं माना गया है। तो जब तक उसका जो इल्जाम है वो सिद्ध नहीं हो जाता, गुनाह जो है वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको हम क्या है, गिल्टी नहीं मान सकते, दोषी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो अरेस्ट का मतलब दोषी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है सीधा कि वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो रहा है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का क्या हो जाएगा, इसमें वायलेशन हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पे कि संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पे 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिल 30 दिन तक लगातार जेल या फिर डिटेंशन में रहने के बाद मिनिस्टर्स के ऑटोमेटिक रिमूवल का प्रावधान रखता है। बिल्कुल सर, 31वें दिन जो है
हटा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, उनको स्वचालित रूप से ही हटा दिया जाएगा। सही। ये बिल केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है। सर केंद्र सरकार पे क्यों हो रहा है? सर केंद्र सरकार के अलावा तो ये राज्य सरकार पे भी हो रहा है और केंद्र शासित प्रदेश प्लस पौंडीचेरी, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से इसके अंदर क्या है? प्रावधान है। ठीक है, तो सर केवल केवल राज्य जो है केंद्र सरकार पे तो लग नहीं रहा, तो ये मेरा गलत हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 30 दिन की डिटेंशन के बाद रिजाइन करना आवश्यक है। बिल्कुल सर सही बात है। ये बिल कन्विक्शन के बिना रिमूवल की अनुमति देता है। कन्विक्शन का मतलब होता है बच्चों उनको कोर्ट तक लेके ही नहीं जाएगा, उनको कन्विक्ट नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे जो है न्यायपालिका के समक्ष या फिर किसी भी न्यायाधीश के समक्ष या किसी भी समिति के समक्ष उनको प्रस्तुत नहीं किया गया है। और उस जिस पर क्या हो जाता है कि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है ना, फिर तो पुलिस आपको मनमर्जी से उठा ले। ठीक है, पुलिस आपको मनमर्जी से उठा ले। वैसे भी क्या होता है, जैसे जैसे आजकल देख रहे हो आप, तो थोड़ी सी डेमोक्रेटिक वैल्यू कम हो गई है, पावर का मिसयूज थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? बिल कन्विक्शन के बिना रिमूवल की अनुमति देता है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स उठाए गए हैं। बोले सर संवैधानिक कंसर्न तो है सर, चिंता वाली बात तो है। तो बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, सही उत्तर चुनो। तो सही मतलब सही स्टेटमेंट चुनना है। तो क्या बोला है? पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा हमारे बी में आ जाता है। क्लियर हुआ बच्चों ये? चलिए आगे देखते हैं। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम जो है यहाँ पे शुरू की गई थी, ये इसको दोबारा से वापस से लॉन्च किया गया है 2025-26 से 35-36 के लिए। ठीक है, कितने बजट के साथ? 28,840 करोड़ के बजट के साथ। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है कि उड़े देश का आम नागरिक, मतलब कि जो आम नागरिक है उन लोगों को भी जो है क्या है, एक उचित रेट पे उचित मूल्य पर क्या प्रदान करानी है? उनको फ्लाइट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है, मतलब कि उनके जो है परिवहन के लिए वो जो है हवाई परिवहन को भी यूज कर सके। इसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय से लेके जो हमारी घरेलू फ्लाइट्स है और इसके अलावा जो रिमोट लोकेशन है, मतलब कि दूर दराज के इलाके हैं, उन तीनों सब चीजों को एक जगह ही कनेक्टिविटी, एक बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए की परिव्यय से वित्त वर्ष तक के साथ साथ संशोधित उड़ान स्कीम योजना को क्या दे दी है? मंजूरी यहां पर दे दी है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। सर सीधी बात है, कब तक के लिए है सर? 10 वर्षों के लिए। कब तक के लिए है सर? 10 वर्षों के लिए है। 10 वर्ष के अलावा सर कब से कब तक है सर? 26-27 से कब तक? 35-36 तक। ठीक है, इसके अलावा बजट कितना है सर? 28,840 करोड़ का। इसके अलावा जो है लगभग जो है 679 जो रास्ते हैं, मार्ग जो है, उनको क्या किया गया है? चलित कर दिया गया है। परिचलित है अभी भी, मतलब कि काम कर रहे हैं। कितने रास्ते? 600 निवासी, 600 निवासी, 670 माइक मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ देखो आप 95 लगभग एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स और हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स। ठीक है, वाटर मतलब जल पे भी तो उतरते हैं प्लेन्स, उन सबको एक साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे नंबर कितना है? 95। ठीक है, अभी तक जो है लगभग 3.58 लाख जो फ्लाइट्स हैं वो इसके तहत ऑपरेट कर रही हैं और मोर देन ठीक है, यहाँ पे 1.68 करोड़ से ज्यादा जो है हमारे पास जो यात्री हैं वो इसके तहत यहाँ पे क्या कर चुके हैं? परिवहन कर चुके हैं। चलिए चलिए, हाल ही में स्वीकृत मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2047 तक रीजनल कनेक्टिविटी को क्या करना है? मजबूत करना है। ठीक है, स्कीम, ठीक है, मतलब किसी भी बात है कि हाँ सर रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब है सर दूर दराज के या फिर जो लोकल आपकी फ्लाइट्स होती है, जैसे अगर मैं बात करूं आपका जेवर एयरपोर्ट हो गया है, आपका किशनगढ़ एयरपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके ईस्ट यूपी के अंदर काफी सारे छोटे छोटे जो एयरपोर्ट है आपके, ठीक है, उन सबको जो है मुख्य एयरपोर्टों से जोड़ना, ताकि जो है एक आवागमन जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, स्कीम को लागू करने का जो पीरियड है, मतलब कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन पीरियड है वो कब है? 26-27 से 35-36 तक है। तो ये भी सर सही बात है, ये तो अभी देखा ही था 10 वर्षों के लिए। ठीक है, ये योजना के तहत अभी तक 679 रूट्स ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं। बिल्कुल सर, ये भी अभी अपन ने देखा था। ये योजना केवल इंटरनेशनल एविएशन कनेक्टिविटी पर बनते नहीं सर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी पर नहीं है। किस पर है सर? रीजनल मतलब कि क्षेत्रीय व दूर दराज क्षेत्रों को भी को मुख्य परिवहन श्रृंखला से जोड़ती है। जोड़ना
ठीक है, तो यहाँ ये मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसने पूछा है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, केवल 1, 2 और 3। क्लियर हुआ है बच्चों यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वाइको, क्या है? वाइको। चलिए अब वाइको क्या है, चाइना ने जो है, ठीक है, किस रूप में वर्ल्ड आर्टिफिशियल 2026 के अंदर शंघाई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करी, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस। उसमें इसने जो है औपचारिक रूप से वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। किसकी? वाइको की शुरुआत कर दी है। कहां पे करी है सर? शंघाई के अंदर करी है, चीन के शंघाई के अंदर की गई। कब करी है सर? 2026 के अंदर करी है। ठीक है, क्या करेगा सर? ये देखिए फोटो देख सकते हैं आप, बहुत सारे जो देशों के यहाँ पे प्रतिनिधि प्रतिनिधि बैठे हैं और यहाँ पे सब मिल रहे हैं। इन सब के लिए जो है एआई का एक जो मॉडल है वो ड्राइव किया जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ लेते हैं इस पे क्या है। वाइको ने वर्ल्ड एआई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड एआई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब होता है जहां सर बहुत सारी सरकारें मिलके एक साथ काम करती है। किस किस के अंदर सर? एआई मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका कॉपरेशन सबके साथ एक साथ डेवलप हो। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि सर एआई को डेवलप करने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है सर, सर्वर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है सर मेरे पास जो है पानी की बहुत उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, जो मीठा पानी होता है, मीठा पानी मतलब जो साफ पानी होता है, नदियों का पानी जो होता है, उसकी बहुत जरूरत होती है। इसके अलावा क्या है, और गवर्नेंस स्टैंडर्ड, मतलब कि जो आपकी जो सरकार जिस तरीके से काम करती है उसके भी कुछ एक दायरे होते हैं, उस पर भी ये क्या करेगा, काम करेगा। इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो कहां है? शंघाई चाइना के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ग्लोबल साउथ के लिए डेडिकेटेड पहला इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है। क्या है? ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ क्या है? देखो बच्चों, हम लोग इतना तो ध्यान है कि हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर अर्थ एक गोला है, उस गोले के बीच में आती है भूमध्य रेखा, ऊपर वाला गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला गोला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पे जो है सारी की सारी कैसी है सर? निम्न विकास वाली कंट्रीज है। कैसी है? निम्न विकास वाली कंट्रीज है। मतलब कि सर इनके अंदर जो विकास है, मानव विकास है, और भी अन्य जो आर्थिक एज वेल एज जो है राजनीतिक विकास है, वो सारे क्या है सर? ऊपरी उत्तरी गोलार्ध वालों के मुकाबले क्या है? कम है। तो यहाँ पे इनका भी एक संघ है जिसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल साउथ। ठीक है, और उसी ग्लोबल साउथ के लिए क्या करेगा ये? उसी के ग्लोबल साउथ के लिए सबसे पहला डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म ये बनेगा। इसके अंदर कितने हैं? 29 देशों के जो है प्रतिनिधि शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे जो है चाइना के द्वारा यहाँ पे 5000 से ज्यादा एआई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्या दी जाएगी? प्रदान की जाएगी। इसके अंदर कौन कौन है सर? एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी यूनियन है, ब्रिक्स है मतलब कि ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा सर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी देश आते हैं वो शामिल है। लीग ऑफ अरब स्टेट, मतलब कि सर मैना कंट्रीज भी यहाँ पे, मैना तो नहीं आ जाती है उसके अंदर, जितनी सर पश्चिमी एशिया के जितने भी देश है वो शामिल हो जाते हैं। और सैलाक के अलावा, सैलाक मतलब कि यहाँ पे पॉलिनेशियन कंट्रीज का एक हिस्सा है, वो उसके साथ साथ क्या है? जॉइंट एआई कॉपरेशन सेंटर्स भी स्थापित होंगे। मतलब बहुत सारे देशों के अंदर ये क्या करेगा? काम करेगा। चलिए आगे। फिर इसके अलावा ओपन सोर्स एआई मॉडल्स, मतलब कि जैसे अभी आप चैट जीपीटी यूज करते हो, जेमिनाई यूज करते हो, नैनो बनाना यूज करते हो, ठीक है, परप्लेक्सिटी यूज करते हो आप, तो ये सारे क्या है? ओपन सोर्स एआई मॉडल है। मतलब कि जहां पे जो सबसे सब लोग क्या कर सके? आराम से टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। टेक्नोलॉजी शेयरिंग मतलब कि अगर मैंने कुछ अच्छी चीज बना ली है तो मैं दूसरे देश के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे देश ने कुछ अच्छा बना लिया तो वो मुझे दे देगा। इसके अलावा क्या है बच्चों? कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, मतलब कि क्या होगा सर? सब लोग एक साथ आके एक साथ जो है विकास के लिए, ठीक है, जो है संयुक्त विकास के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, तो वाइको फ्रेमवर्क। अब देखो प्रॉब्लम क्या है सर, अगर साउथ डेवलप होगा तो नॉर्थ वाले तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, अगर मेरा जो दक्षिणी हिस्सा है वो विकासशील है तो जो उत्तरी हिस्सा है पृथ्वी का वो क्या है सर? ऑलरेडी विकसित है। सर तो इन्होंने अपने लिए तो पहले से बना रखी होगी ना बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? वाइको फ्रेमवर्क अपनाने वाले देशों को यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है, ठीक है, इसके अलावा ओसीईडी, ठीक है, ओसीईडी कंट्रीज होती है हमारी एक, ठीक है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, यहाँ पे एआई प्रिंसिपल, इसके भी अपने एआई के कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा जी7 जो कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 7 का हिरोशिमा प्रोसेस के साथ अलाइनमेंट की आवश्यकता क्या है? नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो इन सब के साथ आपको अलाइनमेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ग्लोबल वैश्विक स्तर पे एआई को सहकारिता करने के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। सीधी बात है बच्चों, देखो क्या है, चाइना चाहता है ना उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, तो जो जो ऐसी कंट्रीज है जहां पे विकास नहीं है उनको वो ऑफर देता है। चाइना यूज करता है एक टेक्निक जिसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक
स्टिक पॉलिसी। पहले तो डेवलपमेंट का बहुत सारी वो है ना, पहले तो डेवलपमेंट का ऐसा ना चॉकलेट दिखाता है, ये लो विकास, ये लो विकास, ये लो विकास, फिर उससे बदले वो उनसे पैसे वैसे नहीं लेता, उसको बोलेगा कि यहाँ पे एक काम कर, मेरे एक सेंटर खोल दे, नेवी का पोर्ट खोल दे, या फिर यहाँ पे मेरे को है ना कुछ ये स्टैब्लिश कर लेना जहां से मेरे देश को बहुत फायदा हो। अब आप मना करोगे कि ये तो मेरे देश की अखंडता पे सवाल उठाता है, अच्छा नहीं उठा रहा तो फिर अब तू कट जाए मैं भाई मेरे। यही करता है। श्रीलंका में क्या हुआ थोड़ा टाइम पहले, तो चाइना की ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको पता भी पड़ गया होगा कि सर चाइना क्यों कर रहा है ये। ठीक है, चलिए फिर क्या है, वेस्टर्न लेड एयर गवर्नेंस सिस्टम का इंस्टीट्यूशनल राइवल माना जाएगा। सीधी बात है, वेस्टर्न का मतलब क्या सर, यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है, इन सबसे तो वैसे ही चिड़ा बैठा है। क्लियर है, तो ये चीज समझो आप। आगे आ जाते हैं, चलिए वाइको के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एआई बॉडी, हाँ बिल्कुल सही बात है, जिसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाता है सर ये। ठीक है, देन इसका उद्देश्य केवल डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में एआई के कॉर्पोरेशन को बढ़ाना है। नहीं सर, डेवलप्ड विकसित कंट्रियों में तो है ही नहीं, किस पे है सर, डेवलपिंग, मतलब चलिए डेवलप्ड का मतलब ऊपर लिख देता हूं मैं, डेवलप्ड का मतलब हो जाता है बच्चों कैसी, विकसित देश। विकसित देश नहीं, विकसित देश नहीं सर, यहां पे विकासशील मतलब कि डेवलपिंग, और वह अविकसित देशों के बीच में एआई कॉरपोरेशन को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, यहां पे ये हो जाता है। ठीक है, इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल है। ठीक है, ये तो मेरा गलत हो जाता है, इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल है, सही बात है सर। वाइको फ्रेमवर्क अपनाने वाले देशों को ईयू का एआई एक्ट, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है वो, ओसीईडी का, ओसीईडी कंट्रीज है हमारी, उनका जो एआई प्रिंसिपल्स है जो है ना, इसके अनुरूप में रेगुलेशन बनाना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। नहीं सर, अनिवार्य नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट में मेरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। पहली वाली सही है, दूसरी गलत, तीसरी सही, चौथी गलत। सही विकल्प के लिए बोल रहा है केवल और केवल एक और तीन आ जाते हैं। चलिए फिर इसके अलावा आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। ठीक है, यह नीति आयोग के द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसमें बताते हैं कि निवेश जो है, निवेश कौन सा राज्य कितना अच्छा जो है आकर्षित कर पाता है, या जो निवेशक होते हैं उनको कौन सा राज्य कितना अच्छा फ्रेंडली, मतलब कि एक दोस्ती वाले तरीके ना, कि आजा भाई बैठ खाना खा, ठीक है, अरे बिजनेस की बात बाद में करेंगे, तो मतलब उसको कितना अच्छा वातावरण या फिर कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे मैनेज करके दे रहा है, उसकी एक हमारे पास नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक या फिर यहाँ पे क्या है सूचकांक तैयार किया जाता है, उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स नाम की रिपोर्ट जारी की। देखिए ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है वो बहुत बढ़िया टॉप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छा उसमें दिख रहा है, पीडीएफ में दिख जाएगा। लद्दाख बहुत ही गहरी स्थिति के अंदर है। ठीक है, राजस्थान भी थोड़ी ज्यादा, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट में नहीं है, बट यहाँ पे आ जाता है। आप देखते हैं अपन इसमें काम क्या होता है। क्या है ये सर, ये एक डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क या फिर इंडेक्स है। मतलब कि सर क्या है, जितना डाटा मिलता है, मतलब जितना मेरे पास जो है संरक्षण का जो डाटा मिलता है, ठीक है, डेटा का मतलब होता है जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से क्या होता है सर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, मतलब कि सर वो निवेश को कितना आकर्षित कर सकते हैं, उसकी काबिलियत को ये क्या करता है, पता लगाता है। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या है सर, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ठीक है, मतलब कि सर क्या हो कि जैसे आपको निवेश करना हो तो मैं आपके लिए ऐसा माहौल जो है वातावरण बना के दूं, फिर उसको जो है इनेबल करके दूं, भले सिर्फ पेपर में नहीं सर, रियल लाइफ में भी करके दूं, इसके अलावा वो ऐसा ही बना रहे, उसकी क्षमता को क्या करके रखूं, उसकी क्षमता को मैं इवेल्युएट करके रखूं, मतलब कि यहाँ पे क्या कर सकूं सर, पूरा कर सकूं। अब देखो क्या क्या है सर, अगर आप इन्वेस्टमेंट उठाओगे तो इन्वेस्टमेंट किस पे देखोगे सर, पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि सर अवसंरचना कैसी है, वहां विकास कितना हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस क्लाइमेट, मतलब कि वहां के लोगों को बिजनेस के लिए कितना अच्छा वातावरण यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, फिर तीसरी चीज हो जाएगी सर, संसाधन कितने उपलब्ध है वहां पे, फिर सरकार की नीतियां कैसी है उस राज्य की या उस केंद्र शासित प्रदेश की, वो भी आप देखोगे। फिर रेगुलेटरी ईज, मतलब कि सर ज्यादा जो है लाइसेंस या ज्यादा मुझे बहुत सारा टैक्स या बहुत सारा पेपर वर्क का काम तो नहीं करना पड़ेगा, कि सर जो नियमन की जो है वो प्रावधान आसान है या कठिन है, वो भी एक चीज हो जाती है। फिर इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, मतलब कि सर क्या है सर, अगर कोई चीज है तो वो एक पर्याप्त तरीके से एक पर्याप्त संस्था के द्वारा करी जा रही है, नहीं करी जा रही, ये भी आप देखोगे। ठीक है, फिर इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब सर वो राज्य जो है उस राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कहीं बेरोजगारी बहुत ज्यादा तो नहीं, गरीबी बहुत ज्यादा तो नहीं, जो कर्जा है, ठीक है, राजकोष दो तो होता है, या तो
सर व्यय बहुत ज्यादा होगा या आय बहुत ज्यादा होगी? सर मैं कह रहा हूँ व्यय और आय में अगर व्यय ज्यादा हो, ठीक है, और आय कम हो, तो इसका मतलब आप पे टैक्स ज्यादा लग सकता है, तो मैं कहूंगा उसका जो है वित्तीय स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है उस क्षेत्र का, ठीक है। और इसके अलावा वो जो है सर इन्वायरमेंटल रेजिलियंस, मतलब कि सर जो जहां पे जो प्रकृति के द्वारा जितनी भी जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए वो कितना इजीली चेंज परिवर्तित या फिर उसके अनुकूल अपने आप को स्थापित कर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये सारी चीजें इसके अंदर कुल मिला के कितने हैं? 8 पिलर्स हैं, और 8 पिलर्स के अंदर 8 स्तंभों के अंदर उनको चेक करने के लिए कितने हैं? 84 कितने हैं? संकेतक हैं। इन 84 संकेतकों से क्या निकलता है? एक डेटा निकलता है जिसके अंदर मैं सेकेंडरी डेटा, परसेप्शन और बेस सर्वे ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब परसेप्शन का मतलब होता है कि निवेशकों की सोच कैसी है, ठीक है, उसके अनुसार मैं इस डेटा को निकालता हूं, और इस डेटा के अंदर 4 श्रेणियों के अंदर मैं राज्यों को बांट देता हूं, ठीक है। वो 4 श्रेणी कैसी है कि सर स्कोर बांटता हूं मैं, ठीक है। स्कोर मान लीजिए ऐसा है कि 100 से 0 के बीच में है, ठीक है। तो सर जिस भी स्टेट का जो है यहाँ पे स्कोर किससे है? 40 से कम है, उसको तो मैं बोलता हूं सर एस्पायरिंग स्टेट, ठीक है। जिसका स्कोर सर 40 से कम या 40 के बराबर हो, और 40 से मतलब 40 से ज्यादा हो, या 40 के बराबर हो, या फिर 45 से कम हो, उसको मैं बोलता हूं बच्चों एमर्जिंग परफॉर्मेंस, मतलब कि ये सर थोड़ा सुधार कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे और अच्छा प्रदर्शन ये लोग करके देंगे, ठीक है। इसके अलावा जिनका स्कोर किसके बीच में है? 45 से 50 के बीच में है, ठीक है। तो मान लीजिए उनको मैं क्या बोलूंगा? सर फ्रंट रनर्स है, मतलब कि देखिए सर अगली बार ये क्या होंगे? आगे दौड़ेंगे रेस के अंदर, क्लियर है। और इसके अलावा जिनका भी स्कोर किससे अधिक है? 50 से अधिक है, उनको बोलता हूं बच्चों में टॉप परफॉर्मर्स, मतलब कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आया है तो सर रिपोर्ट की मेन बात भी होगी, तो सबसे पहले नंबर पे आया है राज्यों के अंदर गुजरात, उस दूसरे पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पे है बच्चों हमारा तमिलनाडु। तो तीन जो है हमारे पास जो स्टेट है वो टॉप कर रहे हैं। कौन कौन सा? पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर हिली या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्सों की, मतलब कि सर हिमालयन जो हमारे राज्य है या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो राज्य है उनका एक अलग से अगर मैं लिस्ट बनाता हूं, तो उसके अंदर क्या बनता है सर? उत्तराखंड फर्स्ट पे आता है, असम दूसरे पे आता है, और हिमाचल प्रदेश तीसरे पे आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अलग से सर कोई सिटी या स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, तो स्टेट के अंदर हमारा, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भी बांट दूं, तो सर गोवा पहले पे आता है, दिल्ली दूसरे पे आती है, और चंडीगढ़ तीसरे पे आता है। चलिए, हाल ही में जारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ये फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये ढांचा जो है, ये स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की निवेश आकर्षक सीमा को क्या करता है? असेस करता है। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। इसमें 8 स्तंभ है और 84 इंडिकेटर शामिल है। बिल्कुल सर, 8 स्तंभ देखे थे हमने, और इसके 84 संकेतक भी देख लिए, मतलब बताए थे मैंने आपको। फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में वह राज्य आते हैं जिनका स्कोर 50 से अधिक होता है। नहीं सर, वो फ्रंट रनर में नहीं आते, 50 से अधिक वालों में तो टॉप परफॉर्मर आते हैं। कौन से आते हैं सर? 45 से 50 के बीच। तो सर ये थर्ड स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। लार्ज स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप 3 परफॉर्मेंस, शीर्ष 3 राज्यों के अंदर है। बिल्कुल सही है सर, सही विकल्प बोला है। सही विकल्प कौन कौन सा? तीसरा गलत है, 1, 2 और 4। चलिए, फिर आते हैं हमारे हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब, ठीक है। पर्सन इन न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब जो है यहाँ पे हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने बच्चों क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को अपॉइंट किया है किसका? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, मतलब कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है, हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब को, ठीक है। अब जो ये है जो है वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, और पहले सिख वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ठीक है। किसान मोर्चा के अंदर काफी ज्यादा जो है चर्चाओं में थे ये, ठीक है। चलिए, अभी देखो, हरजीत सिंह ग्रेवाल को हाल ही में देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो कमी आयोग है उसका क्या किया गया है? चेयरपर्सन बनाया गया। अब देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि एक कानूनन बॉडी है, ये कानूनन संस्था है जिसको एक कानून या अधिनियम के तहत बनाया गया, और उस अधिनियम का नाम क्या है सर? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत इसको स्थापित किया गया। पहली बार जो है ये देखो एक्ट, अधिनियम कौन सा है सर? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसको स्थापित किया गया, और पहली बार कब बना? 1993 के अंदर बना। अब याद रखना सर, अधिनियम 1992, स्थापना 1993, ठीक है। अब देखो पहली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक का दर्जा पहले किसको दिया गया सर? सबसे पहले मुस्लिम्स, ठीक है। मुस्लिम्स के बाद मतलब कि यहाँ पे मुसलमान, क्रिश्चियंस, ईसाई, सिख, ठीक है, और
बुद्धों को दिया गया। बुद्ध के अलावा यहाँ पे पारसी को भी दिया गया यहाँ पे, कि इनको सबको हम क्या मानते हैं, माइनॉरिटी मानते हैं। और लेटेस्ट जो है 2014 के अंदर किसको दिया गया था, जैन समुदाय को भी क्या दे दिया गया था, माइनॉरिटी स्टेटस का शामिल कर दिया गया था। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं कि बच्चों इसी एक्ट का जो है यहाँ पे सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है, इसकी संरचना या फिर कॉम्पोजिशन की बात करता है। उसकी संरचना के अंदर क्या होंगे सर, एक तो इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन होंगे, एक इसके उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन होंगे, और उसके अलावा 5 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 7 सदस्य हो गए। ठीक है, और इनको कौन नियुक्त करेगा सर, केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा, 3 साल का होगा। क्लियर हुआ है, चलिए। फिर यहाँ पे क्या क्या काम करता है कि सर जो सेफ गार्ड इंप्लीमेंटेशन है, मतलब कि उनके लिए संरक्षण के लिए जो सारी नीतियां बनाई जाती है, उन पर उसको कितने बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, उस पर क्या होता है, यहाँ पे रिकमेंडेशन ये देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो हमारी जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूं, इससे अगला क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर अगर मैं बात करूं आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है, राइट टू फ्रीडम फॉर, ठीक है, CPP का, ठीक है, क्या है, खुद भी आप कन्वर्जन अलाउड नहीं, कन्वर्ट होना तो अलाउड, कन्वर्ट प्रोफेस, ठीक है, प्रोटेस्ट और प्रोफलेसी, ठीक है, ये सारी चीजें देता है, CPP देता है। इसके अलावा आर्टिकल अनुच्छेद के अलावा यहाँ पे आर्टिकल 29 व 30 ये हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को यहाँ पे पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद मेरे को ये जरूर बताइए कि भारत के अंदर कितनी तरह की माइनॉरिटीज है, भारत में अल्पसंख्यक का जो है कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद बताइएगा आप। ठीक है, चलिए अब देखो, अब पॉज कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो आगे चलने देते हैं। सर 2 प्रकार की है सर, एक तो धर्म के आधार पर है, रिलीजन के बेसिस पे है, और एक भाषा के आधार पर है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी तो है। ठीक है, इसके तहत जो है आर्टिकल 350 के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सर इनके खिलाफ कोई भी चीज होती है, कंप्लेंट्स, ठीक है, उस पर कितनी डेप्रीवेशन आई है उसको भी ये बताता है। क्लियर है, इसके अलावा सर इनको जो है क्रिमिनलाइज, जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि सर अल्पसंख्यकों पर जो है क्रिमिनल चार्जेस जो लगते हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं, उनके जो विवाद होते हैं, उसको क्या करना, पढ़ना, ताकि सर इनको और संरक्षण के इनके खिलाफ जितने भी जो चीजें हुई है, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, उस पर पूरे सारे मुद्दों को ये देखती है। इसके अलावा सर जो भी सूचकांक तैयार कर रही है, जो भी सारे सुझाव तैयार कर रही है, उसकी रिपोर्ट्स को किसको, केंद्र सरकार को जमा कराती है, ताकि उसके अनुसार जो है नए संशोधन ला सके और नए नियम को यहाँ पे लागू किया जा सके। चलिए, फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है सर, एनसीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संविधान के अंदर थोड़ी है, संविधान में नहीं है बच्चों, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सर ऐसी संस्था जिसका जो है स्थापना जो है किसी विधेयक या किसी अधिनियम को पास करके की गई हो, तो सर स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, जिसे 1992 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए, तो पहला तो गलत हो जाता है सर, पहला पार्ट तो गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, कमीशन में चेयरपर्सन 1 हो गया, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन 2 हो गया, और 5 सदस्य होते हैं, मतलब कुल मिला के कितने, सॉरी 1 2 नहीं, जस्ट अ मिनट बच्चों, 1 1 और 5, मतलब कुल मिला के 7 मेंबर हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर सर जैन कम्युनिटी को, जैन समुदाय को 2014 के अंदर क्या है, अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ये भी बात सही है सर। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, क्या है का एक कार्य माइनॉरिटीज के अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना भी है, बिल्कुल सही बात है सर, बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, तो क्या हो जाता है सर, पहला सही पूछ रहा है, पहला गलत है, बाकी 3 सही है। ठीक है, तो चलो पहला केवल 2 3 और 4। चलिए बच्चों, और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस साल के हाइलाइटेड प्रोडक्ट की। विंबलडन हमने लास्ट टाइम देखा था, अब देख रहे हैं बच्चों हम फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूयॉर्क के अंदर, न्यू जर्सी स्टेडियम के अंदर यहाँ पे फाइनल हुआ था, और उसके अंदर यहाँ पे स्पेन ने जो है डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन, जो पिछली बार चैंपियन थी अर्जेंटीना, उसको 1-0 से हरा कर जो वर्ल्ड चैंपियन, फीफा वर्ल्ड चैंपियन का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। और ऐसा खिताब को कितनी बार जीत चुकी है स्पेन, इससे पहले भी जीती है, और इसके बाद दूसरी बार ये खिताब अपने नाम इन्होंने किया है। क्लियर है, चलिए।
फिर क्या है, स्पेन ने हाल ही में अर्जेंटीना को कितना 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता। ठीक है, कब हुआ सर 1-0? सर मैच के एक्स्ट्रा टाइम मतलब कि सर 90 मिनट का एक साधारण गेम होता है, ठीक है, 1.5 घंटे का सामान्य गेम होता है, तब तक अगर दोनों टीमों के द्वारा कोई गोल स्कोर नहीं किया गया हो, ठीक है, तो जैसे क्रिकेट के अंदर सुपर ओवर होता है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूस पॉइंट होता है, वहां पे क्या है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, थोड़े टाइम का एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ पे आधे घंटे तक का टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट 15-15 मिनट का स्टांस होता है, 15 मिनट गेम को और एक्सटेंड, उससे आगे 15 मिनट और एक्सटेंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैच के एक्स्ट्रा टाइम के 16वें मिनट मतलब कि 106 मिनट गोल के अंदर किसने, फेरान टोरस ने यहाँ पे क्या है, गोल से यहाँ पे स्पेन को क्या दिला दी, बढ़त दिला दी। बढ़त के अंदर क्या हुआ सर, न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी स्टेडियम के अंदर ये हुआ था। सही है सर, ये पहला फीफा वर्ल्ड कप था जिसके अंदर कितनी टीमों ने भाग लिया, 48 टीमों ने भाग लिया। और सर इसका जो आयोजन है, वो आयोजन यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों के द्वारा कराया गया, तीनों के द्वारा इसको होस्ट किया गया। फिर इसके अलावा क्या हुआ सर, एमिलियानो, इस मैच के अंदर हाइलाइट्स वाली बात की सर, एमिलियानो मार्टिनेज कहां के प्लेयर है, अर्जेंटीना के प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी जो है गोलकीपर है। उन्होंने इस मैच के अंदर कितने हैं, 11 गोल जो है बचाए। ठीक है, 11 जो शूट्स आए थे उनके पास 11 सेव्स किए। इसके अलावा यहाँ पे क्या, एंजो फर्नांडिस, ये भी अर्जेंटीना के प्लेयर है, इनको जो है यहाँ पे 93rd मिनट में, मतलब कि सर एक्स्ट्रा टाइम जब मिला 90 मिनट का गेम पूरा होने के बाद 93rd मतलब कि तीसरे मिनट के अंदर ही यहाँ पे इनको रेड कार्ड दे दिया गया। और जो है अतिरिक्त समय के अंदर यहाँ पे अर्जेंटीना को कितने प्लेयर के साथ खेलना पड़ा, 10 प्लेयर के साथ खेलना पड़ा। चलिए फिर अब यहाँ देखते हैं कि सर मेन अवार्ड क्या मिले। सर गोल्डन बॉल, अब गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल और ब्रॉन्ज बॉल ये दी जाती है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सर जो भी पूरा टूर्नामेंट है उसके अंदर सबसे बढ़िया प्लेयर कौन सा था, ठीक है, इन प्लेयर्स को 3 तरह से दी जाती है। तो सर जो बेस्ट प्लेयर रहता है वो रहे हमारे यहाँ पे रॉड्री स्पेन, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे रहे हैं, स्पेन की टीम से थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या मिली, गोल्डन बॉल। उसके बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर कौन से रहे, मतलब दूसरे सबसे अच्छे, लियोनल मेसी, मेसी को यहाँ पे सिल्वर जो है बॉल मिली। और इसके बाद थर्ड प्लेयर कौन थे हमारे, कैलियन एम्बापे। ठीक है, एम्बापे किससे खेलते हैं, फ्रांस से खेलते हैं, इनको मिला ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखिएगा सर, सबसे अच्छा प्रदर्शन। ठीक है, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है जैसे क्रिकेट में, इसमें गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल और ब्रॉन्ज बॉल होती है। तो फर्स्ट कौन आया, रॉड्री फ्रॉम स्पेन, सेकंड कौन, लियोनल मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना, थर्ड कौन आया, कैलियन एम्बापे। ठीक है, थर्ड पे देखो। इसके अलावा जो है, जो सर्वाधिक गोल स्कोर करता है, ठीक है, जो सर्वाधिक गोल जो स्कोर करता है उसको मिलता है बच्चों गोल्डन बूट, सर्वाधिक गोल दागने वाले को। सर्वाधिक गोल थे बच्चों यहाँ पे कैलियान एम्बापे, फ्रांस के प्लेयर हैं, 10 गोल और 4 असिस्ट किए इन्होंने। और ये ऐसा खिताब जीतने वाले लगातार दूसरे प्लेयर हैं। ठीक है, 2022 में जीता था और उसके बाद इन्होंने अभी दोबारा जीता है। क्लियर है। फिर गोल्डन ग्लव मिलता है बेस्ट गोलकीपर को, बेस्ट गोलकीपर को ये मिला है बच्चों उनाई सिमोन को। कहाँ के हैं ये, स्पेन के हैं। देन इसके अलावा यंग प्लेयर अवार्ड, जो सर सबसे जो है यंगेस्ट प्लेयर था और काफी अच्छा परफॉर्म किया, वो मिला है पाओ। ठीक है, किसको, पाओ क्यूब्रासी, कहाँ के हैं, स्पेन के मिला है। और फेयर प्ले ट्रॉफी, फेयर प्ले ट्रॉफी का मतलब होता है सर ऐसा गेम, ऐसी टीम जिसने ना हमेशा ना कोई पेनल्टी खाई, कम पेनल्टी खाई, गेम को टाइम पे कंप्लीट किया, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेट उनके पास नहीं था, उसको अवार्ड गया है यहाँ पे नीदरलैंड्स को। चलिए आगे चलते, तो चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन कि हाल ही में ही आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता। ठीक है, फिर ये पहला 48 टीमों का फीफा वर्ल्ड कप था जिसे यूएस, कनाडा और मैक्सिको ने को होस्ट किया। हाँ बिल्कुल सही है सर, तीनों आयोजक थे इसके। ठीक है, ठीक है, कैलियान एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता और वह बैक टू बैक विनर बने। ठीक है, हाँ सर, पहले 2022 में जीते थे, उसके बाद ठीक है, सॉरी 2022 और 2026 दोनों बार जीते हैं सर। तो यहाँ पे ये तीनों अवार्ड में मिले। ठीक है, फिर पूछ रहा है स्पेन वर्तमान में मेंस और वुमेन्स मतलब पुरुष और महिला दोनों फीफा वर्ल्ड कप लगातार जीतने वाला, साइमल्टेनियसली पहले मैन जीता फिर विमेन जीता, मतलब पहले पुरुष महिला वाला जीता फिर पुरुष वाला जीता, जीतने वाला एकमात्र देश है। बिल्कुल सही बात है सर, स्पेन अकेला ऐसा देश है जिसने पहले जो है महिला वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद क्या है पुरुष वर्ल्ड कप जीता फुटबॉल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चारों के चारों कथन सही है, तो मेरा क्या हो जाता है, सभी कथन सही है। चलिए फिर आता है मेरे 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, इनमें घोषणा की गई है इनकी, ये वो अवार्ड्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर 2024 की फिल्मों के यहाँ पे घोषणा की गई है, जो सीबीएफसी जो होता है हमारा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा जिन भी जो है फिल्मों को सर्टिफिकेशन मिलता है उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। तो 2024 के अवार्ड की घोषणा अभी हुई है। क्लियर है, इसमें याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बता दिया है मैंने आपको। फिर
ये भारत का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड है, मतलब कि जो भी फिल्म बनाते हैं एक्टर वगैरह होते हैं उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पे होता है, जो कब दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसी जो यहाँ पे एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है कि सर बिल्कुल रियलिटी या फिर जो है टच करने वाली, टच मतलब क्या होता है ना कि एस्थेटिक लगती है कुछ चीजें। ठीक है, तो एस्थेटिक, इसके अंदर मतलब टेक्निकल एक्सीलेंस, मतलब कि सर जैसे सीजीआई हो गया है या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया चीजें दिखाई गई हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या है, सोशल रिलेवेंस, मतलब कि समाज से जुड़ने वाली फिल्मों को क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि हमारी जो सिनेमा है वो काफी अच्छा हो। जैसे कहा भी जाता है कि सिनेमा क्या होती है, समाज का दर्पण होती है, तो समाज को जो मुख्य प्रारूप रूप से दिखाती है उन फिल्मों को यहाँ पे क्या मिलता है, यह अवार्ड मिलता है। ठीक है, इन फिल्मों के अंदर तीन कैटेगरीज होती है। पहली वो फिल्में जो वाणिज्यिक रूप से फीचर की जाती है, मतलब जो हॉल्स के अंदर लगती है वाणिज्यिक रूप से, उनको कहते हैं बच्चों अपन फीचर फिल्म। ठीक है, ऐसी फिल्म जो सर हॉल वगैरह में नहीं लगती है, मतलब जो आप देखने जाते हो नॉर्मली हॉल में, उनमें नहीं लगती है, फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर लगती है, उनको कहा जाता है बच्चों नॉन फीचर फिल्म। ठीक है, इसके अलावा क्या थर्ड अवार्ड मिलता है कि सर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, मतलब कि किसने सर सबसे उत्कृष्ट जो है लेखन यहाँ पे किया है, किसमें, सिनेमा के अंदर। ठीक है, शुरुआत हुई थी इनकी बच्चों 1954 में, और तब इसका नाम होता था बच्चों स्टेट अवार्ड्स। तब क्या नाम होता था, स्टेट अवार्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ 1938 के अंदर, ठीक है, जो कलाकार हैं उनके लिए अलग, और सर जो टेक्निकल कलाकार हैं उनके लिए अलग। ठीक है सर, एक तो जो होता है एक्टिंग करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये वीडियो भी तो आपको कोई ना कोई टेक्निकल बंदा ही प्रोवाइड कराएगा। सर इसको एडिट करेगा, इसके अंदर साउंड की दिक्कत होगी उसको ठीक करेगा, ठीक है, लाइट्स को एडजस्ट करेगा, तो ये सब क्या हुआ, तो आर्टिस्ट अलग होता है, टेक्निकल आर्टिस्ट अलग होता है, इनके लिए अलग से अवार्ड, यहाँ पे अलग अलग अवार्ड्स शुरू किए गए कब, 1938 के अंदर। सबसे पहली बार कौन जीता था सर, सबसे पहली बार नरगिस दत्त जी ने जीता था ये। ठीक है, संजय दत्त जी की जो मदर है। ठीक है, हालांकि उनकी अपनी भी पहचान है। ठीक है, बट ये है नरगिस दत्त जी ने पहली बार जीता, और यहाँ मेल अवार्ड के अंदर जीते थे उत्तम कुमार साहब। ठीक है, चलिए फिर अब देखिए इस साल के क्या रहे हैं सर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आर्टिकल 370 को, किसमें, फीचर, मतलब कि जो हॉल्स में लगी थी। सर बेस्ट ऐसी फिल्म जो हॉल में नहीं फिल्म फेस्टिवल में लगी थी, उसको मिला है बच्चों, ये मिला है, मराठी पिक्चर है भंगार, इसको मिला गया है। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म सर एक और है हिंदी के अंदर, रामनमी, इसको मिला है। ठीक है, इसके अलावा दो मूवी और है, एक आपकी है बच्चों श्रीकांत, श्रीकांत के अलावा एक और रीजनल मूवी है आपकी पिपलांत्री। ठीक है, उसको भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेस्ट मेल एक्टर की, बेस्ट पुरुष जो है अभिनेता की, उसमें मिला है बच्चों मामूटी। ठीक है, मामूटी जो है आपके यहाँ साउथ के एक्टर हैं। ठीक है, इंडियन एक्टर फ्रॉम साउथ। यहाँ पे उन्होंने, उनकी एक मूवी है ब्रह्मयुगम। ठीक है, यहाँ पे देखो पोस्टर लग रहा है, काफी अच्छी ब्रिलियंट एक्टिंग इन्होंने की है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन जिनकी मूवी है चंदू चैंपियन, उसके लिए उनको मिला है यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यामी गौतम जी को। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 370 के लिए। चलिए 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये अवार्ड्स 1954 में शुरू हुए थे, और प्रारंभ में इन्हें क्या कहा जाता था, स्टेट अवार्ड्स कहा जाता था। ठीक है, चलिए फिर ये अवार्ड्स केवल है ना फीचर फिल्म्स कैटेगरी में ही दिए जाते हैं, नहीं सर, फीचर में नहीं है सर, नॉन फीचर भी तो है सर, ऐसी पिक्चरें भी तो है जो हॉल में नहीं लगती, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में लगती है। और सर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा भी था, आपने कहा था बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, तीन श्रेणी है ना, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है, गलत। आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही सर। ये भी ध्यान रखना किस पे मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म में मिला है, कई बार नॉन फीचर लिख देगा तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, मामूटी कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है, क्या हो जाता है मेरा, केवल एक, तीन और चार, केवल एक, तीन और चार। चलिए बच्चों अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जस्ट अ मिनट बच्चों। सही होता, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों। फिर है हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। क्या है हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सर हमारे भारत के अंदर जो मैरीटाइम मतलब कि समुद्री संबंध जो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो विरासत है उसके विकास के लिए, उसको दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने कितना डेवलपमेंट किया है, उसके लिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा 4500 साल पुराना इतिहास और बाकी सारी चीजों को शो करने के लिए हमने क्या बनाया है, एक, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे बन रहा है सर, गुजरात के लोथल में, गुजरात लोथल में। चलिए अब ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंडिया नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहा है, कहाँ पे, लोथल, गुजरात पे।
क्या है सर? 4500 साल पुराना जो हमारा, ठीक है, समुद्री इतिहास है। इसके अलावा जो हमारी लोथल जो है वो किस साइट है, कौन सी सभ्यता की साइट है सर? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी आईवीसी की जो साइट है यहाँ पे, उसकी ये लेगेसी, जो उसकी सर लेगेसी का मतलब होता है सर, उसकी जो लेगेसी रही, लेगेसी का मतलब होता है सर कि क्या हमको जैसे गुमान फील होता है ना कि सर उस टाइम पे भी हम इतने डेवलप थे, उस चीज को क्या होना, दिखाना। ठीक है, अब देखो लोथल क्या है सर, एक प्रमुख आईवीसी साइट्स है। ठीक है, कब थी सर? 2400 बीसीई के अंदर ही क्या हुई, डेवलप्ड हुई। इसका मतलब क्या होता है सर? माउंड ऑफ डेड। क्या मतलब होता है सर? मुर्दों का गढ़। क्या? मुर्दों का गढ़। ये इसका क्या है? इसका मतलब होता है किसके अंदर सर? गुजराती भाषा के अंदर। अब मेरे को बताओ आप कमेंट के अंदर जरूर कि सर ऐसी और कौन सी एक साइट है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा और कौन सा स्थान है या ऐसी कौन सी साइट है जिसका नाम, जिसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, बट भाषा दूसरी होगी लेकिन मतलब यही होता है। ये और अब बताएंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताओगे। ठीक है, फिर एक्सकेवेशन किसने किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर 1955 से 60 के बीच में इसको ढूंढा गया और उस टाइम पे इसके अध्यक्ष थे बेटा, ठीक है, एस आर राव, श्री रंगनाथ रामा राव। एस आर राव साहब के द्वारा इसको एक्सकेवेट किया गया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी है सर? ये जो हमारा एंशियंट प्राचीन जो हमारा समुद्री रूट था, समुद्री जो रास्ता था, जलमार्ग था, ठीक है, कहां से सर? सिंध और सौराष्ट्र को दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा सर ये वर्ल्ड का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना, का सबसे पुराना मानव निर्मित, मैन मेड डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। मतलब कि सर उस टाइम पे भी हम विश्व के साथ क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब है सर प्लांट सिटी, मतलब कि सर एक नियोजित शहर था ये, जिसके अंदर एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है सर? एक से मान लो एक शहर है, शहर के अंदर सर इस तरफ से नदी बह रही है, तो यहाँ पे जो है ढलान नीचे होगी और यहाँ पे एक ऊंचाई पे एक शहर बसा हुआ होता है, जिसके अंदर सर किला रहता है, किले के अलावा चारों तरफ दीवारें रहती है सुरक्षा के लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे समाज और संस्कृति को दर्शाने के लिए या फिर जो है अर्थव्यवस्था समाज के नेचर को दिखाने के लिए बनाई जाती है, उसको कहा जाता है बच्चों एक्रोपोलिस। ठीक है, इसके अलावा लोअर टाउन सर वो टाउन जहां पे जो है क्या है, यहाँ पे तो सर व्यापारी रहते हैं और यहाँ पे सर कौन रहते हैं? मजदूर रहते हैं, लेबर रहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि सर यहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है, कोई सा भी पानी आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम जो है पर्याप्त तरीके से प्रयुक्त था। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे सर गोदाम देखने को मिलता है, बाजार देखने को मिलता है, बीड फैक्ट्री मतलब शंख या फिर जो है हमारे आभूषणों की हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? फैक्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा सर मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया ग्रीस, ठीक है, यूनान, यूनान से, इसके अलावा मिस्र से और हमें पर्शिया से। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें ट्रेड देखने को मिलता था कि इनसे इनकी लिंकेज थी। चलिए, फिर यूनेस्को ने इसको क्या है 2014 में इसको अपनी संभावित सूची, संभावित सूची के अंदर इसको शामिल कर लिया कि अभी भी ये क्या है? विश्व धरोहर नहीं बना है। विश्व धरोहर बनने की जो क्या होती है संभावित सूची जो रहती है उसके अंदर ये शामिल है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि सर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर, इसकी लागत कितनी है? 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अप्रूव कब हो गया था? 2024 के अंदर। कहाँ है सर? अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, इसके अलावा क्या सारी जैसे सर हड़प्पा की जैसी जो गलियां हैं वो देखने को मिलती है, बंदरगाह देखने को मिलता है, बाजार देखने को मिलता है। ठीक है, फिर फ्लड रेजिलिएंट आर्किटेक्चर, मतलब सर बाढ़ से जो है ज्यादा प्रभावित नहीं होने वाला ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा शिप लाइक डिजाइन देखने को मिलती है हमें। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे इसको जो है ग्लोबल और एजुकेशनल हब वगैरह बनाना, ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ देखते हैं लोथल और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित विचारों को, ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला आता है, लोथल एक आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर था, जो लगभग 2400 बीसी के आसपास क्या हुआ? विकसित हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोथल विश्व का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह पाया गया है। लोथल के अंदर क्या है? विश्व का सबसे पुराना जो मानव निर्मित बंदरगाह है, मैन मेड डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड जो होता है वो पाया गया है। बिल्कुल सही बात है। फिर सर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एक 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसे 2024 के अंदर क्या कर दिया गया था? मंजूरी दे दी गई थी। बिल्कुल सही है सर। फिर लोथल को पहले से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की जो साइट है, विश्व धरोहर का दर्जा मिल चुका है? नहीं सर, नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि सर ये इसकी जो है संभावित सूची, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर पड़ा है, अभी तक भी इसको जो है विश्व धरोहर का दर्जा क्या है? नहीं मिला है। तो सर चौथा गलत है। सही विकल्प के अंदर क्या था? 1, 2 और 3। तो ये मेरा
सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुराग जैन, अनुराग जैन हाल ही के अंदर जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है। इनको क्या चुना गया है? सीईओ। ठीक है, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग का इनको चुना गया है। ठीक है, चलिए किसने? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मतलब मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यहाँ पे अनुराग जैन, आईएएस कब के हैं? 1988 बैच के हैं, एसपी कैडर से बिलोंग करते हैं। क्या किया गया है इनको सर? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ ऑफ नीति आयोग यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अवार्ड विनिंग ऑफिसर है, जिनके अंदर भारत की जो औद्योगिक नीति है, इसके अलावा जो अवसंरचना का जो विकास हो रहा है, उसके अंदर काफी ज्यादा इनका योगदान है। जितनी भी हमारी अवसंरचना की नीति है और सब देखनी पड़ती है, सबके अंदर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। चलिए बच्चों, ठीक है, बात पूछ लेंगे सर नीति आयोग है क्या? नीति आयोग की फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। ठीक है सर, इससे पहले जो है हमारे पास योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग को सर 1950 के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था, मतलब कि सर यहाँ पे कार्यपालिका के आदेश पे इसको बनाया गया था, और 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया सर? नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, क्या है सर? भारत के अंदर जितनी भी भारत सरकार का जो है जितना भी नीति निर्माण होता है, उसका थिंक टैंक, मतलब कि उसका निर्माण करना, उसको एसेस करना, स्कीमों को लागू करना। ठीक है सर, राज्यों का जो है यहाँ पे आकलन करना, किस तरह से वो सहकारिता को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से वो जो है सर संघवाद पे काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों का काम कौन करता है? हमारा नीति आयोग। ठीक है, चलिए क्या करता है सर? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है सर। क्या है? सहकारी संघवाद को प्रमोट करता है। मतलब कि क्या हो जाता है सर कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर लोगों के लिए कितना अच्छा विकास कर सकता है, उसको प्रोत्साहन कौन प्रदान करता है? हमारा नीति आयोग। इसके अलावा सर जितनी भी हमारी स्कीम्स योजनाएं लागू होती हैं, उन सबको पर्याप्त निरीक्षण है वो कौन करता है? नीति आयोग। इसके अलावा सर नवाचार और स्ट्रेटेजी एडवाइजिंग, ठीक है, या फिर जो रणनीति है उसका सुझाव देने वाली बॉडी भी कौन सी है? हमारी नीति आयोग है। चलिए बच्चों, ठीक है, क्या होती है संरचना? क्या होती है सर इसकी? जो संरचना है वो ऐसी होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं वो तो रहते हैं इसके बच्चों चेयरपर्सन। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे वाइस चेयरपर्सन, जिनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, वो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री के, सॉरी, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है सर? सेक्रेटरी, सचिव के पद पे, भारत सरकार के सचिव के पद पे वो क्या होने चाहिए? नियुक्त होने चाहिए। हाल फिलहाल कौन है सर? अनुराग जैन। क्लियर है? देन इसके अलावा पूछ रहा है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का, मतलब ऐसे हैं कि सर अगर वो इस देश के अंदर, यहाँ पे क्या होता है कि अगर सर मान लीजिए कि कोई अगर कुछ किसी प्रकार का मंत्री बनता है, तो उसको अपने आप ही नीति आयोग के अंदर जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कौन है? अभी 4 मिनिस्टर है, 4 केंद्रीय मंत्री हैं, जिसके अंदर अमित शाह साहब है। अमित शाह के अलावा निर्मला सीतारमन जी है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी के अलावा यहाँ पे हमारे पास शिवराज सिंह चौहान साहब है। सिंह चौहान, सॉरी, और हमारे जो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 मेरे पास क्या है? अभी 4 यूनियन मिनिस्टर जो है यहाँ पे कौन है? ये हमारे अमित शाह, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह, मतलब डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे ट्रांस, ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर्स बाकी सारे शामिल होते हैं। चलिए, फुल टाइम मेंबर सर जो एक्सपर्ट होते हैं किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, उनको इसके अंदर जगह दी जाती है। वो यहाँ पे वह जो है परमानेंट सदस्य रहते हैं। फिर अगर गवर्निंग काउंसिल की बात करूँ सर, इसके अंदर एक काउंसिल भी होती है गवर्निंग, जो कि हमारे यहाँ पे सहकारिता पे काम करती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या कौन कौन जुड़ा होता है सर? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके? केंद्र शासित प्रदेशों के, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको मुख्य रूप से किसको आमंत्रित किया जाता है सर? जो किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, या फिर किसी भी तरह के प्रशासनिक अधिकारी हो। फिर इसके अलावा रीजनल काउंसिल भी होती है, एक क्षेत्रीय काउंसिल भी होती है, जिसके अंदर स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज के लिए किसको दिया जाता है? या तो पीएम, पीएम उसको चेयर करेंगे, या फिर पीएम किसी बंदे को क्या कर सकते हैं? नामांकित कर सकते हैं, जो उसकी अध्यक्षता रखेगा। चलिए, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की स्थापना 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस, मतलब कि हटाकर उसकी जगह लेने पे करने के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है। फिर इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल हो गया यहाँ पे क्वेश्चन ही। ठीक है, चलिए, फिर नीति आयोग का सीईओ प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता? नहीं सर,
प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है सर? यहाँ पे आप देखोगे अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमीशन ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट सॉरी कमीशन नहीं है, कमिटी है। ठीक है, कैबिनेट की मंत्रिमंडल की जो है यहाँ पे नियुक्ति समिति इसको यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे नियुक्त करती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, ये संस्था यहाँ पे जो है कैसी है, सहकारिता संघवाद को बढ़ावा देती है और केंद्र व राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे क्या है, सही विकल्प बोला है तो केवल 1, 2 और 4 मेरे पास हो जाता है। चलिए, फिर है एक हमारी यहाँ पे जो है कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब कि LRSAM, मतलब कि लॉन्ग रेंज मतलब सर यहाँ पे 70 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की इसकी क्या होती है बच्चों, रेंज होती है। इतनी दूर तक भी क्या है, किसको मार के गिरा सकती है अगर कोई भी यहाँ पे हमारे पास शत्रु का आक्रमण होता है तो। ठीक है, तो ऐसी इसको क्या कहा जाता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल। नाम क्या है बच्चों, जो अभी रिसेंटली डेवलप हुई है उसका नाम है बच्चों कुशा। ठीक है, तो यहाँ पे DRDO ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। चलिए, फिर क्या है सर, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का मेडन फ्लाइट टेस्ट, मेडन का मतलब होता है बच्चों प्रथम, जब भी कोई डेब्यू करता है तो उसको क्या कहते हैं, मेडन, मेडन डेब्यू करता है। फिर मेडन फ्लाइट टेस्ट का सक्सेसफुल, तो यहाँ पे टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया। कहाँ किया गया सर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है सर, उड़ीसा के अंदर है, वहां पे इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, मिसाइल क्या कर सकती है सर, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है। मतलब सर हमने अब एक्चुअल में तो यहाँ बोल नहीं सकते ना किसी दूसरे देश को क्या अप्लाई कर दो, तो सर एक टेस्टिंग हमारे पास एक डेमो मॉडल रहता है, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिकली उसको मैनेज किया जाता है और वहां से उसको ट्रेस करके उसको इंटरसेप्ट यहाँ पे कर लिया गया। ठीक है, फिर क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है सर, रियल बैटलफील्ड कंडीशन में, मतलब कि जंग की कंडीशन के अंदर एरियल थ्रेट्स, मतलब कि सर हवा से जो हमको खतरा है उनको क्या करना, डिटेक्ट करना, उनकी पहचान करना, उसके बाद उनके साथ इंगेज होना, इंगेज मतलब कि क्या करना सर, उनसे लड़ना, लड़ना मतलब ट्रेस वगैरह करना उसको, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता को टेस्ट करना था यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है सर, मिसाइल सिस्टम जो है हमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब कि यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से इसको भारत के अंदर ही बनाया गया है और लॉन्ग रेंज डिस्टेंस सिस्टम में ये सिस्टम कैपेबल है किसको काउंटर करने में, किस किस चीजों को सर, विमानों को, एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को, यूएवी मतलब कि हमारे ड्रोन को, और फास्ट मूविंग एरियल थ्रेट्स मतलब कि सर और ज्यादा तेज चलने वाले जो हमारे चाहे हवाई खतरे जो होते हैं उनको भी ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर, इसके अंदर शामिल क्या क्या है सर, एक मिसाइल शामिल है, एक रडार शामिल है, रडार के अलावा कंट्रोल सिस्टम और गाइडेंस मैकेनिज्म, सब कुछ यहाँ पे शामिल है। गाइडेंस का मतलब होता है सर मिसाइल कैसे घूमेगी, किस टारगेट को ट्रैक करेगी, वो सारी चीजें। रडार का मतलब होता है सर कि भाई रेंज होगी ना सर 400 किलोमीटर में, जैसे रडार में कोई एंटर करेगा तो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सर जाके फूटने के लिए भी तो मिसाइल चाहिए, और मिसाइल के बाद क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे चाहिए। चलिए, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन, कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको डेवलप्ड किसके द्वारा, DRDO द्वारा किया गया। ये एक लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, बिल्कुल सर। ठीक है, इसका मेडन टेस्ट मतलब कि पहला टेस्ट कहाँ किया गया, सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। बिल्कुल सर सही बात है। ये मिसाइल केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन है। नहीं सर, बैलिस्टिक थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है सर कि हर जो मिसाइल कुछ इस तरह से इस मोशन में आ रही है उसी को भी डेवलप करो। सर इसके अलावा क्या है सर, विमान, लड़ाकू विमान, ड्रोन आदि, बाकी सबको भी क्या कर सकती है, ट्रैक कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ मिसाइल को नहीं है, विमान, लड़ाकू विमान, ड्रोन आदि सबको ट्रैक कर सकती है। क्लियर है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। टेस्ट के दौरान इसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया, मतलब कि उसको इंटरसेप्ट करने का मतलब रोक लिया, पकड़ लिया। ठीक है, एंगेज नहीं हुई है, इंटरसेप्ट कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। सही विकल्प क्या हो जाता है सर, तीसरा गलत है, केवल 1, 2 और 4। क्लियर है बच्चों, तो यहां तक हमारा जो है पार्ट खत्म हो जाता है। चलिए, फिर INS मलवान के संबंध में, हाँ, अब ये बच जाता है बच्चों आपके लिए आज का क्वेश्चन।
ठीक है, इस क्लास का क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराया जाएगा, इसका आंसर जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया जाएगा। आईएनएस मलवान, ठीक है, आईएनएस मलवान, यहाँ पे जो है पहली यहाँ पे माही क्लास जो है सबमरीन यहाँ पे लॉन्च की गई थी। अब पूरी जानकारी तो मैं दूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को आप देखिए, अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बताएंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो अपन ने बाकी सारा काम तो कर लिया है अभी तक। ठीक है, तो इसी चीज के साथ अपन याद रखेंगे, और याद रखिएगा बच्चों हमारा जो है अब ऐप आ चुका है, किसके नाम से, टीम एक्सपर्ट के नाम से। किस नाम से ऐप आ चुका है, टीम एक्सपर्ट के नाम से यहाँ पे हमारे पास ऐप आ चुका है। इसको आप जो है बच्चों प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज जो है इसके अंदर स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट आ जाइए, एडमिशंस ओपन है। ठीक है, तो क्लासेस आपको सीधी मिलने लग गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐप पे फटाफट आइए, आप जो है आप जितना हो सके उतना ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है शेयर कीजिए, वीडियो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखो आज अपन ने थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, क्योंकि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो थोड़े ज्यादा एक्सपोनेंशियल थे, और क्वेश्चन भी हमने थोड़े से इस बार थोड़े चेंज करे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रेगुलर रिवाइज करना है, चीजों को फॉलो करना है। जो सर ने सवाल पूछा है, किसी भी सर ने, पूरी टीम में से आपसे कोई भी सवाल पूछता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा जैसे भी जो वीडियो आपके पास आ रहा है, तो आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु की बात आज तो सुन लो। क्लियर है, तो अगली बार जो है अपन इस काम को पूरा का पूरा डन करके रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन करके लाना है बच्चों, ये क्वेश्चन आप करके लाओगे। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर देखो आप धीरे धीरे फॉलो करते रहो, एक ना एक बार आपकी आदत इतनी अच्छी पड़ जाएगी कि आपको चीजें बहुत स्मूथली समझने आने लग जाएगी। और जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उस दिन अपने आप ही आपकी क्या एक्यूरेसी बन जाती है, और एक्यूरेसी बन जाती है तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन हो जाता है मतलब आप खुद ही कहते हो कि यार इतना मुश्किल भी नहीं है, सर तो सही कहते थे, क्या है, आसान है। ठीक है, तो आसान है पे ही अपन खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे बच्चों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।